हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 7 आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानना। और आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट पर, पौधे के अंग, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम, दूसरे पार्ट को कहते हैं शूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे जाता है, वो है रूट सिस्टम। और प्लांट का जो पार्ट ओवरग्राउंड होता है, जमीन के ऊपर होता है, उसको कहते हैं शूट सिस्टम। तो इस तरह से प्लांट के दो मेन पार्ट होगा, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट जो जमीन के नीचे जाता है, एंड शूट सिस्टम ओवरग्राउंड पार्ट जो जमीन के ऊपर रहता है। अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए व्हाट इज रूट सिस्टम, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। रूट सिस्टम is a system of plant which lies underground. रूट सिस्टम प्लांट का वो सिस्टम होता है जो अंडरग्राउंड होता है, एंड शूट सिस्टम द सिस्टम ऑफ अ प्लांट विच लाइज ओवर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, वो शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम कंटेन्स ओनली वन पार्ट, दैट इज रूट। रूट सिस्टम में एक ही पार्ट होता है जिसको कि हम लोग रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। एंड शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। शूट सिस्टम में बेसिकली दो तरह के पार्ट्स आ जाते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स है और दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फिर वेजिटेटिव पार्ट्स में दो तरह के पार्ट आ गए, स्टेम एंड लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये तीन तरह के पार्ट्स आ गए, फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स। अब हम लोग वन बाय वन इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। रूट दो तरह के हो गए, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट वो रूट होता है जब आप सीड एक बीज को आप रोपते हैं, सीड डालते हैं जमीन में, तो वहां से वर्टिकली डाउनवर्ड जो एक सिंगल रूट जाता है, उसको कहते हम लोग टैप रूट। यानी कि जब हम लोग एक सीड कहीं कहीं डालते हैं, जमीन में रोपते हैं, यहाँ पर एक सीड डाल दिया है ना, सॉइल के अंदर, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड में थोड़ा सा सॉइल के अंदर यहाँ पर एक सीड हमने डाल दिया। इसी सीड में से वर्टिकली डाउनवर्ड एक मेन रूट जाता है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक मेन रूट जाता है। इसमें से कुछ सब रूट्स भी निकलते हैं, ऐसे साइड से कुछ सब रूट्स भी निकल आते हैं, बट ये जो सब रूट्स होते हैं मेन रूट से काफी छोटे छोटे और पतले पतले होते हैं, रेशे जैसे होते हैं। और मेन रूट जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है। तो इस तरह के रूट को हम लोग कहते हैं टैप रूट, है ना। तो व्हाट इज अ टैप रूट? टैप रूट इज अ रूट which grows, tap root is a root which grows vertically downward from seed and contains subroots which are smaller and thinner than the main root। यानी कि टैप रूट वो रूट है जो सीड से वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होता है, और ये सब रूट भी कंटेन करता है जो कि उससे मेन रूट से छोटे और पतले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड, सरसों के पौधे का रूट ऐसे ही है, नीम का भी रूट ऐसा ही होता है, रोज गुलाब का भी रूट टैप रूट ही होता है, मटर का भी रूट टैप रूट होता है, बीन्स का भी रूट टैप रूट होता है, कैरेट
आपने ये जरूर देखा होगा कैरेट, गाजर। तो गाजर का रूट भी टैप रूट ही होता है। मेरे पास यहाँ पर बुक में कैरेट का फिगर बना हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। टैप रूट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, ये यही है ना, कैरेट, गाजर। आप देख सकते हैं कि जो रूट है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, थिक है, लॉन्ग है, और इसमें से पतले पतले रेसे जैसे छोटे 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 ब्रांचेस निकलते हैं, सब रूट्स निकलते हैं, जो इस मेन रूट की तुलना में बहुत बहुत पतले और यानी कि रेसे जैसे होते हैं और बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपने कभी खेत में से गाजर उखाड़ के देखा होगा या फिर बाजार से आप गाजर खरीद के लाए होंगे, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि यही ये मेन रूट है गाजर, जिस गाजर को, कैरेट को आप खाते हैं और उसमें रेसे जैसे निकले होंगे जिनको आप नोच के फेंकते हैं, जिनको आप शायद नहीं खाते होंगे। तो ये टैप रूट का एग्जाम्पल है कैरेट, फिगर के रूप में यहाँ पर बुक में दिया हुआ है। देन रेडिश जो है, मूली, वो भी आप खाए होंगे, है ना। और मूली में भी आपने देखा होगा, कईयों के पास मूली की खेती होती होगी, जो आप मूली खेत में से उखाड़े होंगे तो आप देखे होंगे सिंगल मोटा सा रूट बिल्कुल डाउनवर्ड जा रहा था और उसमें से सब रूट पतले पतले रेसे निकले रहते थे, जिनको आप खाने से पहले नोच के फेंकते हैं, साफ करते हैं, फिर आप खाते हैं, तो वो उसके सब रूट्स हो गए, है ना। यानी कि कैरेट क्या है, एक रूट है, वो भी टैप रूट है जो आप खाते हैं। रेडिश भी एक टैप रूट है, यानी कि एक रूट है जो आप खाते हैं। टर्निप, शलजम जिसकी सब्जी बनती है, वो भी एक टैप रूट है जिसको आप खाते हैं। उसको भी आपने देखा होगा कि शलजम बिल्कुल यूं जमीन के नीचे और उसमें बारीक बारीक रेसे रेसे निकले रहते हैं, वो भी एक टैप रूट ही है। ये सारे टैप रूट के एग्जाम्पल हो गए। इसका अर्थ हुआ कि रूट भी प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है जो हम लोग खाते हैं। देना बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट वो रूट होता है जहां पर सीड जब हम लोग लगाते हैं, मिट्टी में एक सीड हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पर मैं आपको शो करूँ, सीड डाला तो यहाँ से एक सिंगल मेन रूट नहीं निकलता है, सीड के पास से बहुत सारे ऐसे रूट्स निकल करके चारों तरफ फैल करके जाते हैं और फिर उन रूट्स में सब रूट्स होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले रूट्स उनमें भी होते हैं। यहाँ पर एक सिंगल मेन रूट था, टैप रूट में एक सिंगल ही मेन रूट था, उसमें से सब रूट्स निकलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेन रूट्स होते हैं और उसमें से ये सब रूट्स होते हैं और ये चारों तरफ फैले रहते हैं। तो इस तरह से जो रूट का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट आपको देखने के लिए मिलेगा व्हीट में, गेहूं में। आप गेहूं का एक पौधा उखाड़ करके देखें, आपको बिल्कुल ऐसा ही रूट मिलेगा। मेज, मक्का, उसका भी रूट ऐसा ही होता है ना। तो मक्का भी आपने देखा होगा, गेहूं का भी पौधा आपने देखा होगा, मक्के का भी पौधा देखा होगा। कभी इस बात को समझने के लिए आप उखाड़ करके एक पौधा देख सकते हैं रूट का और मेज का कि कैसा होता है, वो फाइब्रस रूट होता है। तो जब डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज अ फाइब्रस रूट, हम क्या लिखेंगे? फाइब्रस रूट इज अ रूट वेयर more than one main roots goes from the seed downward and contain subroots। यानी कि सीड में से कई सारे मेन रूट्स, मोर देन वन यानी कि एक से अधिक मेन रूट ग्रो होते हैं और फिर उनमें सब रूट्स होते हैं, वो होता है फाइब्रस रूट। आइए मैं आपको फाइब्रस रूट का भी एक फिगर दिखाता हूँ आपकी बुक में जो है, ध्यान से आप देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं फाइब्रस रूट का, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे यहाँ से जहाँ पर सीड लगाया गया था, वहाँ से सीड से यानी कि ये स्टेम जहाँ से शुरू हो रहा है उस पॉइंट से ही देख रहे कई सारे मेन रूट्स चारों तरफ निकले हुए हैं और फिर उन सभी मेन रूट्स में सब रूट्स हैं।
तो ये फाइब्रस रूट हो गया। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही मेन रूट है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसमें सब रूट्स लगे हुए हैं। और जबकि इसमें जब आप देख रहे हैं इसमें, है ना, अब एक बार फिर से देखिए गौर से, थोड़ा सा और मैं नज़दीक ला के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टैप रूट को देखिए एक बार देर से, दोनों में अंतर समझ लीजिए। यहाँ जहाँ सीड ग्रो हुआ लगाया गया था, उस सीड से वर्टिकली डाउनवर्ड, या कि जहाँ से स्टेम शुरू होता है वहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड एक मेन सिंगल रूट आया हुआ है और इसमें से पतले पतले छोटे छोटे सब रूट्स निकले हुए हैं। और इसको आप ध्यान से देखिए तो ये जहाँ पर हमने सीड लगाया था, जहाँ से स्टेम ऊपर जा रहा है, ठीक वहीं से उसी पॉइंट से डाउनवर्ड, नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड था, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ इधर उधर सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। फिर नीचे की तरफ, यानी कि मतलब चारों तरफ फैल भी रहे हैं और साथ साथ नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, है ना, डाउनवर्ड भी जा रहे हैं और बाकी सभी दिशाओं में भी ये फैल रहे हैं। और बहुत सारे ये मेन रूट्स हैं और सभी में से फिर सब रूट्स भी निकले हुए हैं। ये बिल्कुल आप देख लीजिए ध्यान से, ये फाइब्रस रूट और ये टैप रूट, दोनों को देख करके आपको डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि टैप रूट, ये टैप रूट और ये फाइब्रस रूट दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम की क्या फंक्शन है, जरा ये भी हम लोग देखें। एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी वाटर में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए रहते हैं। तो जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि रूट का काम है सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। रूट्स क्या करते हैं, पौधे को एकदम सीधा इरेक्ट ऐसे खड़ा रहने में मदद करते हैं। अगर प्लांट में से रूट को अलग कर दें, आप कभी भी एक प्लांट को कहीं भी आप चाहें कि सीधा इरेक्ट आप रख सकें, खड़ा कर सकें, तो वो नहीं रह सकता है। लेकिन रूट्स हैं जो उसको बिल्कुल इरेक्ट रखते हैं, सीधा खड़ा रखते हैं। तो हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। चेक सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है मृदा की कटाई, मिट्टी की कटाई। रिमूविंग अवे ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। यानी कि सॉइल जहाँ पर है वहाँ से अलग रिमूव हो करके जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। यानी कि रिमूविंग अवे ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। जो ये रूट्स हैं उस सॉइल इरोजन को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो सॉइल के पार्टिकल्स को वो होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं और उसको हवा के झोंके के साथ उड़कर कहीं नहीं जाने देते, या पानी के बहाव के साथ वो कट करके बार बह करके नहीं जाने देते हैं। यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं। तो रूट सिस्टम क्या करते हैं, सॉइल इरोजन। देन स्टोर फूड। बहुत सारे रूट्स ऐसे होते हैं जो फूड स्टोर करके रखते हैं और तभी तो बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स खाते हैं, लेकिन उसके अंदर फूड स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल बीट रूट है, चुकंदर, ये भी अंडरग्राउंड रूट है ये। रेडिश, मूली, ये भी रूट है। कैरेट, गाजर, ये भी रूट है। टर्निप, शलजम, ये भी रूट है। ये सब के सब फूड स्टोर करके रखते हैं। चूंकि फूड स्टोर करके रखते हैं तभी तो स्वेलेन रहते हैं, यानी कि सूजे हुए रहते हैं, फूले हुए रहते हैं, मोटे रहते हैं। आपने देखा होगा बीट रूट कितने बड़े बड़े होते हैं, रेडिश और कैरेट कितने मोटे मोटे कितने बड़े बड़े होते हैं, टर्निप कितने बड़े बड़े मोटे मोटे गोल गोल होते हैं। ये सब ऐसा इसलिए स्वेलेन फॉर्म में है क्योंकि ये फूड कंटेन करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो ये हो गए रूट सिस्टम के फंक्शंस। अब हम बात करते हैं शूट सिस्टम पर, यानी कि प्लांट का ओवरग्राउंड पार्ट। इसके दो तरह के पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम और लीफ, ये दो आ गए। उधर रूट खुद एक वेजिटेटिव पार्ट था रूट सिस्टम में, यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स में स्टेम और लीफ आ रहे हैं। स्टेम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट। स्टेम क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है और प्लांट के अन्य पार्ट्स के लिए भी यह सपोर्ट देता है।
स्टेम में से ही ब्रांचेस निकल करके बाहर आती है। आपने देखा ये ग्राउंड होता है और प्लांट के ग्राउंड के यहाँ पर तो नीचे रूट्स वगैरह हो गए, और यहाँ से जो ये स्टेम ग्रो होता है आगे ऊपर की तरफ जाता है, फिर इसी स्टेम में से ही ये ब्रांचिंग होती है, ये ब्रांचेस निकलते हैं यहाँ से या फिर यहाँ से ये ब्रांचेस निकलते हैं, है ना। तो यानी कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ब्रांचेस को निकलने के लिए स्पेस देते हैं, फिर से ये लीव्स को सपोर्ट करते हैं, इनमें से लीव्स भी निकलती हैं, पत्तियां भी निकलती हैं, फिर ये फ्रूट्स और फ्लावर्स को भी सपोर्ट करते हैं। यानी कि पूरे के पूरे प्लांट को सपोर्ट करने के साथ साथ प्लांट के ब्रांचेस यहाँ से ग्रो आउट होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और फ्लावर्स को सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स को सपोर्ट करते हैं, लीव्स को सपोर्ट करते हैं, और उनको ग्रो आउट होने के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट बियर्स इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स से भी मैंने आपको बता दिया, प्लांट पार्ट्स जैसे कि ब्रांचेस हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सब को ये बियर आउट करते हैं। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है और वाटर न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब करते हैं, रूट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, और फिर उनको जाना कहाँ होता है, प्लांट के लीव्स में, क्योंकि वहीं पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट के लीव्स में, और वहीं पर फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फूड का प्रिपरेशन होता है प्लांट के लीव्स में, और वो उसके लिए जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है वाटर है, और फिर अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है रूट सिस्टम के द्वारा। लिव्स होती है ऊपर, अब लिव्स तक पहुंचने का जरिया कौन है जी, स्टेम है। यानी कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, इन्हीं के रास्ते वो करके वाटर जाता है लिव्स तक, यानी कि स्टेम से ही होकर के वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का कैरियर जिसको कि हम लोग जाइलम कहते हैं, वो गुजरता है स्टेम से होते हुए, और यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि स्टेम ही ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। देन फूड के भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फूड का जो प्रिपरेशन हुआ प्लांट के लीव्स में, उस फूड की जरूरत तो प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट को है, या यूं कहें कि प्लांट के ईच एंड एवरी सेल को है, ब्रांचेस को भी है, फ्रूट्स को भी है, फ्लावर्स को भी है, बर्ड्स को भी है, स्टेम को भी है, रूट्स को भी है, सबको फूड की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है जो प्लांट के लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हुआ उस फूड को प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाना होगा, और जिस टिश्यू की हेल्प से वो पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको कहते हैं फ्लोएम। और ये जो फ्लोएम है इसी स्टेम से होकर के गुजरता है, और फिर वो रूट तक जाता है, इसी स्टेम से गुजरते हुए फिर वो ब्रांचेस तक, और फिर सब ब्रांचेस तक जाता है, फिर फ्रूट्स और फ्लावर्स तक पहुंचता है, बर्ड्स तक पहुंचता है, हर जगह पहुंचता है। यानी कि फ्लोएम को सपोर्ट किया स्टेम, तो इस तरीके से फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। स्टेम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। देन अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टोर फूड, बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेम सिर्फ और सिर्फ ओवरग्राउंड ही होता है, वो बहुत सारे स्टेम्स ऐसे हैं जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, और जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं यानी कि जमीन के नीचे जो स्टेम पाए जाते हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल हो गया अंडरग्राउंड स्टेम के, पोटैटो है, जिंजर है, ओनियन है, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो, जिंजर और ओनियन ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके, अंडरग्राउंड स्टेम के, जो फूड स्टोर करते, इसलिए स्वेलन होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। आपने आलू देखे होंगे, अदरक भी देखे होंगे, प्याज भी देखे होंगे, और फिर इनको हम लोग अपने फूड में भी शामिल करते हैं कि ये हमारे फूड स्टोर करके रखते हैं, तभी तो हम इनको खाते हैं, यानी कि फूड के रूप में हम लोग इनको यूज करते हैं। यहाँ पर अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे प्लांट के किसी पार्ट को कि वो रूट है या फिर वो अंडरग्राउंड स्टेम है, क्योंकि जनरली तो यही जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड है वो रूट सिस्टम है, जो ओवरग्राउंड है वो शूट सिस्टम है, और स्टेम जो है शूट सिस्टम का पार्ट है, एक वेजिटेटिव पार्ट है,
तो फिर ये अंडरग्राउंड कैसे हो सकता है, और अगर अंडरग्राउंड हुआ भी तो हम पहचानेंगे कैसे कि स्टेम कौन है और फिर रूट कौन है। हम इसीलिए पहचान सकते हैं। देखिए, जो अंडरग्राउंड रूट होंगे, जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड रूट होगा तो या तो वो फाइब्रस रूट की फॉर्म में होगा, यानी कि ये सीड है ना, और सीड से ढेर सारे ऐसे रूट्स निकल रहे हैं, मेन रूट्स निकल रहे हैं एक ही पॉइंट के पास से ऐसे, और फिर इन सभी में से सब रूट्स भी निकलते हैं। रूट्स में से सब रूट्स निकलते हैं, रेसे रेसे होते हैं, पतले पतले होते हैं, और ये हमारी सॉइल होती है, ऐसे जनरेट होगा। या फिर अगर वो टैप रूट होगा तो जहाँ सीड था वहीं से ये एक मेन रूट सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, और फिर इसमें से सब रूट्स निकलेंगे, छोटे छोटे पतले पतले रेसे रेसे जैसे कि जगह होंगे। यानी कि जहाँ पर, यानी कि कोई भी अगर रूट होगा तो उस रूट में सब रूट्स जरूर होंगे। कोई भी रूट होगा, चाहे वो फाइब्रस रूट हो चाहे वो टैप रूट हो, तो उसमें सब रूट्स जरूर होंगे। यानी कि पतले पतले छोटे छोटे रेशे जरूर होंगे। पतले पतले छोटे छोटे रेशे जैसी चीजें उनमें से जरूर निकल रही होंगी, और जिन चीजों में से निकल रही हैं समझ जाइए कि वो रूट है। बट जो स्टेम होगा उस स्टेम में से ये सब रूट्स यानी कि पतले पतले छोटे छोटे जो रेशे जैसी जो चीजें हैं वो कभी भी जनरेट नहीं होती है स्टेम में से। इस तरह के रेशे आपने कभी भी पोटैटो में, आलू में नहीं देखे होंगे, जिंजर अदरक में नहीं देखे होंगे, ओनियन प्याज में भी आपने नहीं देखे होंगे। उनमें रूट्स आपको इजीली अलग दिखाई देंगे। जब आप एक आलू के पौधे को उखाड़े या फिर कोड़ करके देखेंगे, जहाँ पर आलू की बुआई हुई है, खेती हो रही है, वहाँ पर एक जगह आप कोड़ के देखेंगे, या आलू की जब कोड़ाई होती है यानी कि उसकी जब हार्वेस्टिंग होती है उस वक्त जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसके रूट्स अलग से निकल रहे हैं, बिल्कुल अलग से निकल रहे हैं। आलू में से, जिस आलू को आप खाते हैं उसमें से नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल अलग से निकल रहे हैं। जिस प्याज को आप खाते हैं उस प्याज में से रूट्स नहीं निकल रहे हैं, वो प्याज के ऊपरी हिस्से से अलग से वहां से रूट्स निकल रहे हैं। आप इस चीज को गौर से देख सकते हैं। प्याज में से सब रूट्स नहीं निकल रहे हैं, प्याज के ऊपरी जो हिस्सा वहां से ये रूट्स जनरेट होकर के अलग जा रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। इनमें कोई रूट और सब रूट दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से जिंजर में भी दिखाई नहीं देगा। तो जिस अंडरग्राउंड पार्ट में आपको सब रूट्स दिखाई दे यानी कि रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे, आप समझ जाइए कि ये रूट है, ये रूट सिस्टम है। और जिसमें दिखाई नहीं दे वो समझिए कि अंडरग्राउंड स्टेम है। तो इस तरह से आप रूट और अंडरग्राउंड स्टेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स मेक फूड। और जिन प्लांट्स के स्टेम जो होते हैं थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और फ्लैशी गुद्देदार होते हैं, वो फूड बनाते हैं। यानी कि जो काम लिप्स करते हैं फोटोसिंथेसिस का और प्लांट के लिए फूड प्रिपरेशन का काम करता है। अब यहाँ पर ये वाले जो स्टेम है जो कि थिक हैं और फ्लैशी हैं, मोटे हैं और गुद्देदार हैं, वो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। ये पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस करके और फूड बनाते हैं। प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ये फूड बनाते हैं। इनका कलर एक ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है ना। तो ये लीफ का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, कैक्टस में लीव्स नहीं होते, तो फिर कैक्टस सर्वाइव कैसे करता है, वो अपना फूड कैसे बनाता है। यानी कि कैक्टस में लीव्स के बदले फूड बनाने का काम उसका वही थिक और फ्लैशी जो ग्रीन स्टेम है वही करता है। Then stems modified into tendrils support. स्टेम जो है टेंड्रिल्स में बदल जाते हैं, वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं। जो क्रीपर्स होते हैं या जो क्लाइंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा क्लाइंबर्स को, है ना, झामड़ा लगा होगा आपके यहाँ पर कईयों के घर पे, और आपने घमड़ा का यानी कि नेनुआ का पौधा लगाया होगा, खीरा लगाया होगा, बीन बोड़ी जिसको बोलते हैं वो लगाया होगा, झिमनी लगाया होगा, करेला लगाया होगा, वगैरह वगैरह। तो इनके जब आप सीड लगाए होंगे, प्लांट निकला होगा, वो प्लांट
का स्टेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो बिल्कुल इरेक्ट खड़ा रह सके, सीधा खड़ा रह सके, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसके बगल में जो भी सपोर्ट होता है उसी सपोर्ट के सहारे ऊपर जाता है, तो उसके स्टेम में से पतले पतले चीज़ें निकलती है, और जो सपोर्ट को जिसको पकड़ ऊपर चढ़ते उसे लपेटे हुए रहती है, घेरे हुए रहती है, उसको कहते हैं टेंड्रल्स। तो ये टेंड्रल्स हैं, स्टेम ही तो हैं जो मॉडिफाई होकर के टेंड्रल का रूप लिए हुए हैं, ये प्लांट को, क्रीपर्स को, क्लाइंबर्स को सपोर्ट देते हैं। देन है, अब है लीफ, यह भी एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट ही है ना। लीफ का क्या फंक्शन है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स। प्लांट्स में से वाटर लॉस होने का, उनके पत्तों के थ्रू, लीव्स के थ्रू वाटर लॉस होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स। प्लांट्स के लीव्स के जरिए प्लांट्स में से वाटर का लॉस जो होता है, यानी कि पानी जो भाप बन के उसमें से उड़ जाता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इस ट्रांसपीरेशन के लिए लीफ ली है, यानी कि लीफ का एक फंक्शन हो गया ट्रांसपीरेशन का, एक काम इसका ट्रांसपीरेशन का हो गया। लीफ का दूसरा काम है प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि लीव्स जनरली ग्रीन कलर की होती हैं, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और जो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के थ्रू, और अदर न्यूट्रिएंट्स वो सब के सब लीव्स में ही पहुंचता है, लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है, और लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो रिक्वायर्ड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी उसमें ही आती है। सनलाइट भी वहीं एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, यानी कि पूरा का पूरा फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो प्लांट के लीव्स में ही होता है। यानी कि प्लांट के लीव्स क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपरेशन का काम करते हैं, फंक्शन ये हो गया। तो यहाँ पर हमने चर्चा कर लिया वेजिटेटिव पार्ट्स के स्टेम की और लीफ की। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि वो पार्ट्स जो प्लांट के लिए रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी लिविंग बीइंग अपने ही जैसे दूसरे लिविंग बीइंग को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एक लिविंग बीइंग अपने ही जैसा दूसरे लिविंग बीइंग को जन्म देता है, तभी तो उसकी जो जनरेशन है, उसकी जो वंश, उसका जो वंश है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जनरेशन उसकी आगे चलती रहती है, और कभी भी इस धरती पर से उस लिविंग बीइंग का खात्मा नहीं होता। अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो लिविंग बीइंग का फिर अंत भी हो जाएगा, फिर आगे उस तरह का कोई लिविंग बीइंग इस धरती पर दिखाई नहीं देगा, नहीं पाया जाएगा। तो रिप्रोडक्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसी रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और प्लांट्स में बेसिकली ये 3 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर प्लांट का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट होता है। अगर आपको पूछ दिया जाए डिफाइन फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है, फ्लावर की परिभाषा दीजिए, हम सिंपली उसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच आल्सो ब्यूटिफाइज द प्लांट, which also adds fragrance to the plant। मतलब फ्लावर वो पार्ट होता है जो पौधे के लिए रिप्रोडक्शन का काम करता है, पौधे को सुंदरता देता है और पौधे में खुशबू पैदा करता है। तो फ्लावर क्या करता है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ब्यूटिफाई एंड सेंटेड द सराउंडिंग, पौधे के साथ साथ उसकी जो पूरी सराउंडिंग है उसको ब्यूटिफाई करता है, सुंदरता प्रदान करता है, और सेंटेड कर देता है, चारों तरफ फ्रैग्रेंस, खुशबू, महक फैला देता है। देन है सोर्स ऑफ फूड, फ्लावर जो होता है वो सोर्स ऑफ फूड भी होता है कई सारे लिविंग बीइंग्स के लिए। इसलिए आपने देखा होगा हनी बीज को, मधुमक्खियों को, वो फ्लावर में से नेक्टर चूसती हैं, सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों में से वो फूलों का रस चूस कर उसी से शहद बनाते हैं, यानी कि हनी बनाती है।
तो उनके लिए सोर्स ऑफ फ्रूट फ्लावर हो गया ना। देन है सीड्स, गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये वही वो पार्ट है पौधे का जिसमें से नया पौधा निकलता है। जब भी आपको एक नया पौधा चाहिए, आप क्या करते हैं, मिट्टी में सीड ही डालते हैं ना। उसी समय से हम सीड ही डाल करके, तो आपको एग्जांपल दिखा रहे थे रूट के लिए, टैप रूट के लिए या फाइब्रस रूट के लिए एक सीड रोप देते हैं, जमीन में बीज रोप देते हैं, उस बीज में से पौधा निकलता है। यानी कि सीड ही वही वो पार्ट है जहाँ से नया पौधा जन्म लेता है और निकलता है, यानी कि गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स, ये पौधे के वो पार्ट होते हैं जो सीड को बियर करते हैं, कंटेन सीड्स। फ्रूट्स में ही सीड होता है ना? और इन फ्रूट्स और सीड्स दोनों को बर्थ कौन देता? फ्लावर्स, है ना? फ्लावर ही फ्रूट को और सीड को बर्थ देता है। और फ्लावर में फ्रूट, फ्रूट में सीड, फ्लावर में फ्रूट और फ्रूट के अंदर सीड, ऐसा होता है। तो ये हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब जहां से एक चीज, एक दो टर्म और हम जान लेते हैं। स्टेम का वो पार्ट जहां से वो पॉइंट, जहां से ब्रांच निकलता है ना, तो इस पॉइंट को, स्टेम के इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से एक ब्रांच निकलता है, राइज अप होता है, इस पॉइंट को कहते हैं नोड, नोड। क्या कहते हैं उसको? नोड। यहां से निकलता है। और फिर मान लीजिए कि ये स्टेम है, यहाँ से और ब्रांच निकल गया, जिस पॉइंट से निकले वो भी नोड है। यानी कि जहां जहां से जिस पॉइंट से ब्रांच राइज होगा उसको कहते हैं लोग नोड, एनओडी, नोड। और ये दो नोड के बीच का जो स्टेम है, स्टेम का वो हिस्सा जो इन दो नोड्स के बीच में लाई करता है, स्टेम के उसी हिस्से को कहते हैं इंटरनोड। Internode is the part of the stem lying between two nodes. Internode is the part of a stem lying between two consecutive nodes. दो लगातार नोड के बीच में जो स्टेम का पार्ट है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। एंड नोड इज द पॉइंट ऑफ स्टेम फ्रॉम विच ब्रांचेस arise. नोड स्टेम का वो पॉइंट होता है जहां से ब्रांचेस निकलते हैं। ये टर्म हो गया। आज की क्लास में हमने इतना डिस्कस किया। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वो इस चैप्टर के लिए लास्ट क्लास होगी। एक क्लास पहले दिया था आपको, इंट्रोडक्टरी क्लास, फिर आज हमने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पर चर्चा किया, और जो लास्ट क्लास होगी हमारी, वो नेक्स्ट क्लास होगी। उस क्लास में हम लोग इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। Parts of a plant, structure of a plant, and structure of a flower. Parts of a plant, structure of a leaf. ध्यान दे दें एक बार फिर से, parts of a plant, structure of a leaf, and structure of a flower. इन तीनों टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे with the help of figure, ताकि सारे कंसेप्ट्स आपको much more clear हो जाएं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि जितना कुछ कवर कर दिया उतने पे आपको अच्छी तरह से कमांड करें